चलिए, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा लोगों का डिमांड है कि सर पिछला यूनिट का कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वगैरह हमने स्किप किया था, क्योंकि सेकंड यूनिट हमको स्टार्ट करना था ताकि नए स्टूडेंट्स जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकें मेरे लेक्चर के साथ। एटीसी के जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग से नहीं अटेंड कर रहे थे, जो फर्स्ट यूनिट स्टार्टिंग से अटेंड नहीं कर रहे थे, उन लोगों के लिए हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था पिछला वीडियो में, ताकि वो लोग सेकंड यूनिट से कंटिन्यू जुड़ जाए। और चूँकि फर्स्ट यूनिट के कुछ पोर्शन हम छोड़े थे, तो हम ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, सब सारे के सारे चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। और लगातार वीडियो का काम चालू है, लगातार आपके हर एक टॉपिक पे, आप लोग के लिए हर एक टॉपिक पे हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ये हम कॉम्प्रेसिबिलिटी को लेकर आए हैं। इसके बाद हम न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यानी कि रियोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। और उसके बाद यूनिट 1 का बहुत अच्छे सेलेक्टेड 10-12 न्यूमेरिकल हैं, उसको भी आराम से हम सोल्व करेंगे बोर्ड पे। और कंप्लीटली न्यूमेरिकल भी आपको बनाना सिखाएंगे। फर्स्ट यूनिट का बात कर रहे थे हम, फर्स्ट यूनिट में। और सेकंड यूनिट का अगला लेक्चर शूट होगा जल्द ही। और सेकंड यूनिट से जो लोग जुड़े हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम लगातार उसका लेक्चर सेंड करते रहेंगे, आप लोग को अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ये डिफाइंड है इस तरह से, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं के से ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली क्या कह रहा है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/k, यानी कि k क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इसका डिफरेंशन है, कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट आया हुआ, ये इसका डिफरेंशन ही है, इसका परिभाषा ही ऐसा दिया गया कि बल्क मॉडुलस के इलास्टिसिटी का उल्टा क्या कहलाएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये इसका डिफिनेशन है। चलिए, तो ये तो परिभाषा हो गया, सुनने की बात केवल की परिभाषा ये है। बट इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, और फिर इसमें कुछ डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, हम रिलेशन निकालना सीखेंगे, और कॉम्प्रेसिबिलिटी को मेजर करना भी सीखेंगे। और कॉम्प्रेसिबिलिटी के आधार पर हम बताएंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी ही बताता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू ही बताता है कि कौन फ्लूइड्स जो है वो कॉम्प्रेसिबल है और कौन फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेसिबिलिटी के वैल्यू पर ही वो सारे डिसाइड हो पाते हैं। तो चलिए हम एक करके देखते हैं डेरिवेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। चलिए, आपको हम सोम के चैप्टर में एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, इलास्टिसिटी कुछ और नहीं बल्कि हुक्स लॉ जो दिया गया था उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्ट्रेस अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि अप टू, या फिर कह सकते हैं कि अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स ने बताए थे कि स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये कहाँ से आया था, ये उन्होंने ग्राफ बना के देखा था कि ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो वहीं से उन्होंने अपना ला दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीक़ा से उन्होंने डिफाइन किया कि अगर यहाँ पे एक सिंपल सा रड है और इस पर F फोर्स लगाएं, केवल लेंथ में चेंजिंग के कारण स्ट्रेस स्ट्रेन डिफाइन करते हैं, केवल लेंथ चेंजिंग के लिए तो होता है स्ट्रेस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो अगर केवल लेंथ के बारे में देख रहे हैं, लेंथ चेंजिंग के लिए यानी कि 1 डायमेंशन के लिए देख रहे हैं, तो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है E, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिक कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इलास्टिक कांस्टेंट ही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इलास्टिक कांस्टेंट ही है, और एक है शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हुक्स लॉ के 3 कांस्टेंट है। एक 1D के लिए अगर एक डायरेक्शन में 1 डायमेंशन में चेंजिंग आता है स्ट्रेन, 1 डायमेंशनल स्ट्रेन के लिए डिफाइन है, तो 1 डायमेंशनल स्ट्रेन के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही अगर 2 डायमेंशनल के लिए होता है,
तो वो कहलाता है जी इंटू स्ट्रेन, टाउ इज इक्वल टू जी इंटू स्ट्रेन। ये क्या होता है कि इसमें थीटा चेंज होता है, यानी कि 2 डायमेंशन में चेंजिंग आता है, और ये कहलाता है शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब हम 100 में पढ़ाएंगे तो सब कुछ सारे बातें अच्छे से बताएंगे, या 100 में जो पढ़ा रहे हैं सर सेमेस्टर के लिए वो भी सब कुछ आपको ओपन करके बताए होंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट 3 तरह के होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड एक होता है आपका के, जो कि होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें वॉल्यूम के बात चल रहा है, इसमें वॉल्यूम का बात चल रहा है, ये बिल्कुल अलग है, इसको नोट से कोई मतलब नहीं है, हम बेसिक समझा रहे हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखिए इलास्टिक कांस्टेंट भी है, इसको कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन जब ये चेंजिंग स्ट्रेन का चेंजिंग 3D में होते रहता है, 3 डायमेंशन में होते रहता है, तो ये परपोसिलिटी कांस्टेंट को कहते हैं के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क क्यों? क्योंकि इसमें बल्किंग होता है, वॉल्यूम का चेंजिंग होना भी बल्किंग कहलाता है, बल्क करना, इनकी वॉल्यूम बढ़ना, तो इसीलिए कहते हैं इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तीनों के तीनों इलास्टिक कांस्टेंट ही है। यह है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, खाली लेंथ का चेंजिंग होता है तो 1 डायमेंशन के लिए। यह है शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी आपका इलास्टिक कांस्टेंट ही है, ये 2 डायमेंशन के लिए है, एंगल चेंजिंग के लिए है। और यह है आपका 3 डायमेंशन के लिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन है? सबका डिफिनेशन हुक्स लॉ से ही है। यहाँ से निकालिएगा इलास्टिक कांस्टेंट तो आएगा आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर आप लीनियर स्ट्रेस बटा लीनियर स्ट्रेन लेते हैं तब कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन लेते हैं, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन लेते हैं, शियर स्ट्रेस बटा शियर स्ट्रेन लेते हैं तब कहलाता है आपका ई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी। और यही आप अगर क्या कर दें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टोटल वॉल्यूमेट्रिक चेंज वाला स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक चेंज वाला स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं 3D वाला को केस में, तो ये कहलाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चलिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वॉल्यूम के कंप्रेशन में डिफाइन हुआ है, कंप्रेसिव सिचुएशन में डिफाइन किया जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा चलिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कुछ और नहीं बल्कि वो चेंज इन प्रेशर होता है। प्रेशर भी तो वही है, प्रेशर भी तो वही है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो ये जो पूरे वॉल्यूम चेंजिंग के लिए लगता रहता है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस ही वहाँ पे आपका अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस ही वहाँ पर आपका क्या है, उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जगह पे हमने लिए डीपी चेंज इन प्रेशर, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। और चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी के केस में डिफाइन है तो वॉल्यूम घट रहा है, चूंकि ये कंप्रेसिबिलिटी के केस में डिफाइन है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। वॉल्यूम आपका घट रहा है तो इसके लिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या किया गया है, निगेटिव साइन को लिया गया है। क्योंकि ये परपोसिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया गया है, अलग से एक माइनस साइन लगाया गया है। तो ये आपका मैथमेटिकल डिफिनेशन बन गया, क्या मैथमेटिकल फार्मूला आ गया किसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। चलिए, इसके आगे का डिफिनेशन, इसका आगे का डेरिवेशन हम एक और क्रियाकलाप करने के बाद देखेंगे। यहाँ पे कुछ हम रिलेशन प्रूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कुछ नहीं, एक हुक्स लॉ का है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही है, परपोसिलिटी कांस्टेंट ही है। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करते रहते हैं तब, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम बातें करते हैं कुछ प्रैक्टिकली। एक ऐसा सिचुएशन लिए जिसमें 3 तरह से ये पैक है, ठीक है, 3 तरह से ये पैक है और एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, इस पर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम भी है और प्रेशर डालने के बाद इसको मैं
डीवी वॉल्यूम का चेंजिंग आया है। क्या हुआ है? कंप्रेस हुआ है कितना वॉल्यूम से? डीवी वॉल्यूम बदल गया है। एक बात अब ध्यान दीजिएगा कि ये सभी तरफ से बंद है और एक तरफ से पिस्टन लगा करके इसको डायरेक्ट ज़बरदस्ती कंप्रेस किया जा रहा है। पिस्टन लगा करके इसको ज़बरदस्ती कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम में तो चेंजिंग आएगा, बट इसका मास नो चेंज, मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलिए हमने इन जनरल मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर इसका डेंसिटी हम रो माने तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल मास इसका कितना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इट, बोथ से डिफरेंशिएट करने पर एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे डेंसिटी, वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा। ये दोनों तो वेरिएबल हैं बट मास वेरिएबल नहीं है, मास वेरिएबल आपका नहीं है। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन को, तो क्या होगा? dm इज इक्वल टू, इधर दो वेरिएबल क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, दो वेरिएबल क्वांटिटी प्रोडक्ट में है, तो आपको जब दो वेरिएबल क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन का नियम पता होगा। पहले वाले को डिफरेंशिएट, पहले एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बन गया आपका LHS में। देखिए dm चेंज इन मास, चेंज इन मास तो हुआ ही नहीं है, तो LHS क्या हो जाएगा आपका? 0। RHS ऐसा कैसा रहा? इसको ए साइड भेजिएगा तो इतना बन जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आ गया आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस dv बटा v, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस ही किसके लिए आया? क्योंकि आपका वॉल्यूम घट रहा है, इसके लिए। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक रिलेशन आया है चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डी रो बटा रो के साथ। चलिए इसका यूज करके हम बल्क मॉडल इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी का रिलेशन डिराइव करेंगे। अब कि कितना प्रेशर चेंज करने पर डेंसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए एक रिलेशन लाने जा रहे हैं हम लोग। चलिए के बराबर क्या है आपका? चेंज इन प्रेशर ही आपका है क्या यहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चेंज इन प्रेशर ही आपका क्या है यहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो dp बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू, हाँ ये तो इसका डिफरेंशन ही है। यहाँ से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू पुट करेंगे इसके जगह पे, तो चेंज इन डेंसिटी बटा ओरिजिनल डेंसिटी आया था आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर, क्योंकि हम ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं। तो के बराबर इतना हो गया। इसके बाद आपको फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा और आपका बन जाएगा क्या? रो dp बटा डी रो, रो dp बटा डी रो, ठीक है। ये तो क्या आया आपका? क्या आया है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट हमको चाहिए क्या? कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो के को उलट देंगे, के को उलट देंगे, उसका डिफिनेशन ही है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो के को उलट देंगे तो LHS उल्टेंगे तो RHS भी उलट जाएगा, RHS उलटेगा तो बनेगा 1 बटा रो इंटू डी रो बटा dp, डी रो बटा dp। चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर चेंज करने पर डेंसिटी कितना से चेंज हो रहा है, उसका रेट है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो आ गया आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बटा रो, 1 बटा डेंसिटी इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर चेंज करने पर डेंसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, यही तो बताएगा। किसी फ्लूइड के ऊपर आप किसी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, डेंसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो कॉम्प्रेसिबल है कि नहीं है? कॉम्प्रेसिबल नहीं है। तो यही बताएगा ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर के रिस्पेक्ट, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से अगर डेंसिटी में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो फिर फ्लूइड क्या है? वैसा फ्लूइड आपका कॉम्प्रेसिबल नहीं है। तो अगर दो केसेस आएगा, यहाँ पे दो केसेस आएगा। अगर डी रो बटा dp, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर अगर 0 है तो फिर क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस तरह के फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल। फ्लूइड्स कैसा हो जाएगा इस केस में? इनकॉम्प्रेसिबल। अब आपको किसी भी फ्लूइड्स के बारे में कॉम्प्रेसिबिलिटी का मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना है? बी का वैल्यू मेजर करना है, बी का वैल्यू निकालना है इस फार्मूले से। अगर बी का वैल्यू लगभग 0 आता है तो आपका वो फ्लूइड क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल है। लिक्विड, वाटर का केस में यही होता है। वाटर के ऊपर बहुत ह्यूज मात्रा में प्रेशर चेंज करने पर, कई गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कई गुना ज़्यादा प्रेशर भी चेंज करने पर उसका डेंसिटी में मात्र 0.00005, 0.0001 इस तरह से चेंजिंग आता है। लगभग ना के बराबर वॉल्यूम में चेंजिंग आता है। इसीलिए वाटर को माना जाता है क्या? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है।
तो कंप्रेसिबिलिटी यहीं से वाटर का माप पाता है। अगला हम आगे हम आपको बताएंगे, उसको दिखा करके आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि वाटर कैसे इनकम्प्रेसिबल होता है। लगभग माना जाता है, हल्का चेंजिंग तो होता ही है उसको में भी। चलिए सेकंड, अगर d/dp नॉट इक्वल टू 0 है, किसी फ्लूइड के ऊपर आपने प्रेशर चेंज किया और डेंसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब उसका डेंसिटी का चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डेंसिटी का चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या है, 0 नहीं है, तो इस तरह का फ्लूइड आपका कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाएंगे। इस तरह के फ्लूइड कैसा कहलाएंगे, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक इस वीडियो में आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ाया गया। आगे हम और कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में कुछ टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट करेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में खुद से डिफिनेशन लिख लीजिएगा। होता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इन कॉम्प्रेसिव फॉर्म में होता है, कॉम्प्रेसिव फॉर्म में, तब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या डिफाइन होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी का अगला लेक्चर आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस के एंड प्रेशर पी ऑफ द गैस फॉर डिफरेंट प्रोसेस। गैस के साथ बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, गैस के साथ कुछ अलग तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट करना, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, तो वो कहलाता है गैस को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारना। और गैस को जब डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है तो गैस का इक्वेशन जो है डिफरेंट फॉर्म लेने लगता है, गैस का इक्वेशन डिफरेंट रूप लेने लगता है, और वही कहलाता है डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग गैस का बिहेवियर का इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग पहली बात करेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। देखिए यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एंड प्रेशर पी के बीच में रिलेशन की बात करेंगे हम लोग अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, तो जैसे ही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशन आ जाएगा तो आपको फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी का भी रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग अल्टीमेटली गैस के बारे में, गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी मेजर करने का तरीका सोच रहे हैं अलग अलग प्रोसेस में। अलग अलग प्रोसेस में गैस को जब टेम्परेचर कांस्टेंट जोन में कुछ क्रियाकलाप करवाया जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट जोन में, तो कैसा उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या इक्वेशन आएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी कैसा होगा, बिहेव करेगा, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे हम, जब गैस के ऊपर एक क्रियाकलाप किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक प्रोसेस किया जा रहा है, किसी स्थिति में जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तब। तो चलिए यही कहलाता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस पर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस पर कोई भी प्रोसेस करवाया जाता है तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलिए टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए गैस का इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, ये गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो P को इधर रखे, V को इधर भेज दिए हैं, N/V नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किए तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है आपका डेंसिटी। तो ये आपका गैस का इक्वेशन P इज इक्वल टू ρRT का रूप ले लिया, P इज इक्वल टू आपका ρRT का रूप ले लिया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ρRT का रूप लिया है ये। उसके बाद हम लोग यही आपका आइसोथर्मल कंडीशन में प्रोसेस देखिए कैसे बनेगा, इक्वेशन गैस का कैसे आएगा। अब इसमें देखिए डेंसिटी को लेफ्ट साइड में भेजते हैं, डेंसिटी को लेफ्ट साइड में भेजते हैं P बटा रो, तो बराबर इधर क्या हो जाता है, R एंड T बच जाता है, R एंड T। R तो गैस का यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही, और T आप लोग प्रोसेस ऐसा करवा रहे हैं कैसा, आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आप खुद रखे हैं, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, तो RHS क्या हो गया, कांस्टेंट। तो P बटा डेंसिटी, प्रेशर बटा डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ऐसा है गैस का इक्वेशन, किसी गैस का इक्वेशन इस तरह का बिहेव कर रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी का जो डिवीजन है, दोनों का जो डिवाइड यानी कि दोनों का जो रेशियो है अगर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो वो गैस आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है, यानी कि उस गैस का टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। ये आ गया आपका आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन, गैस का इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है गैस का। ठीक है, चलिए इसी को कुछ नहीं किए हैं, डेंसिटी को ऊपर किएंगे तो पावर 1 आ जाएगा, पावर 1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी,
डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लोग को हम यहाँ पर बेसिक तरीका से डिफ्रेंशिएशन एक बार डिस्कस कर रहे हैं, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं एक एक चीज़ ओपन करके। जिन लोगों का मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है उन लोगों को भी चूँकि अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करके दिखाते हैं। हालांकि ये सब तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में खुद से आना चाहिए कि अगर बहुत से डिफ्रेंशिएट करना है वेरिएबल्स को तो कैसे करें, प्रोडक्ट में है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। पहले वाला को रुकते हैं, किसी को आप रोक सकते हैं, पहले वाला को रोकते हैं, डेंसिटी टू दी पावर -1 को रोक लेते हैं और प्रेशर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dp बटा d रो आ गया। चलिए प्रोडक्ट है तो प्लस P का P, आपकी P को डिफ्रेंशिएट तो कर चुके थे, P को बाहर रखेंगे, अगला बार P को बाहर रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, dx टू दी पावर n बटा dx। अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n इंटू एक्स टू दी पावर n -1, यही होता है डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला। dx के पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n -1, ठीक है। तो n P तो बाहर कांस्टेंट पहले से था, n के जगह पे क्या है यहाँ पे -1, तो -1 गुना में आ गया, -1 गुना में आ गया। चलिए और n -1 रो टू दी पावर n -1 यानी कि x टू दी पावर n -1, तो n तो -1 ही है और -1 एक और अलग से फार्मूला वाला, तो -1 ठीक है। चलिए RHS के बात करें, RHS में डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। चलिए LCM यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, LCM ले लेते हैं, तो LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि d रो जो यहाँ पे है यहाँ गुना में चल जाएगा। LCM लेने के बाद यहाँ रो टू दी पावर -1 इंटू dp और ये -1 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए यहाँ पे P है आपका और रो टू दी पावर -1, पावर में माइनस दोनों है तो जुट गया तो -2 हो गया, गुना में dp आया है चूँकि यहाँ पे LCM लिए हैं तो ठीक है। अब dp को क्या करेंगे, RHS में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन मिलेगा क्या फिर, रो टू दी पावर -1 इंटू पी dp माइनस रो टू दी पावर -2 इंटू पी इंटू d रो बराबर 0, ठीक है। यहाँ से दोनों में चूँकि डेंसिटी के पावर -1 डेंसिटी के पावर -2 है तो एक को कॉमन ले लेते हैं, डेंसिटी के पावर -1, डेंसिटी के पावर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो dp बचेगा, यहाँ माइनस और यहाँ एक बचेगा, रो टू दी पावर -1 एक बचेगा, बाकी ये जो बचेगा आप देख ही रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लिए तो रो टू दी पावर -1 है तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम RHS में भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dp माइनस p इंटू d रो बटा रो बराबर 0। यहाँ से हम निकालना क्या चाह रहे हैं, देखिए क्या निकलेगा, dp बराबर इतना हो गया, ठीक है। dp बटा पूरा का पूरा इस वाला वैल्यू को पूरा का पूरा इस वाला वैल्यू को डिवाइड में इस साइड लाते हैं, तो dp बटा d रो बटा रो, कुछ याद आ रहा है, स्ट्रेस ऊपर में वॉल्यूमेट्रिक का स्ट्रेस है और नीचे में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह पे इतना आया था, याद कीजिए पीछे इतना आया था वो आ गया है, तो यानी कि ये आपका क्या आ गया है, आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर आया है P। यानी कि अगर गैस आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है तो उसका K बराबर होता है डायरेक्टली P के, K बराबर होता है डायरेक्टली P के, यानी कि K आइसोथर्मल इन द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला प्रेशर डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर B आइसोथर्मल यानी कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, 1 बटा K आइसोथर्मल, 1 बटा K आइसोथर्मल, तो 1 बटा P, यानी कि अगर कोई गैस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजर रहा है तो उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर बढ़ाइएगा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी घटेगा और प्रेशर घटाइएगा तो कॉम्प्रेसिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगला टॉपिक है आपका इसी का बी पार्ट, डिफरेंट प्रोसेस में 2 प्रोसेस आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है आइडियाबेटिक प्रोसेस, तो हम आइडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, और चूँकि आप लोग का सिलेबस में है ये डेरिवेशन शायद, तो अच्छे से समझ करके लिख लीजिएगा सब। और मैं बोर्ड पे जितना भी लिख कर पढ़ा रहा हूँ सब आपका डायरेक्टली नोट है, तो हर एक वीडियो में आप वीडियो को पॉज करके जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से ढंग से सीरियसली, तो वो रोक करके अपना नोट बनाते चलिए थैंक यू। चलिए अगला है आइडियाबेटिक कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस।
एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। हाँ, गैस के साथ ये अगला प्रोसेस जो होता है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके गैस के साथ कुछ प्रोसेस करवाया जा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक में आपको प्रेशर कांस्टेंट रख करके गैस के साथ कुछ करवाया जा रहा है तो आइसोबारिक, ठीक है। और यह है इसी तरह एक तरह का प्रोसेस है आइडियाबेटिक। आइडियाबेटिक में क्या है, आइडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन कैसा है गैस का कि P/ρ के पावर कुछ है, पहले था P/ρ केवल, लेकिन अब P/ρ के कुछ पावर रहेंगे। कुछ पावर में क्या रहेंगे, P/ρ टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। एक ऐसा प्रोसेस गैस के साथ हो रहा है जिसमें P/ρ टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे गामा क्या है, हालांकि इसका एक फॉर्म और है, एक इसका दूसरा रूप है, ये दोनों एक ही है, बट रूप बदलने पर वॉल्यूम के रूप में चेंज करिएगा तो आएगा P/V टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। एक ऐसा गैस के साथ प्रोसेस हो रहा है जिसमें P/V टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस। और इस तरह के कंडीशन में जो कंप्रेसिबिलिटी आएगा वो कहलाएगा आइडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ठीक है, पहले देखते हैं कि ये गामा कहाँ से आया और क्या है। तो गामा एक कुछ और नहीं बल्कि आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं गैस में, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं गैसेस के लिए, तो वहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा कि ये गामा होता है Cp/Cv। और ये इक्वेशन कैसे आया उसका भी डेरिवेशन होता है पूरा का पूरा। इन द केस ऑफ आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक की केस में ये आइडियाबेटिक का इक्वेशन गैस के लिए कैसे बनता है वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रूफ ये सब दिखाया जाएगा। यहाँ पे हालांकि ये इक्वेशन लेकर के डायरेक्टली डेरिवेशन करना है, ये भी कुछ नहीं सीखना उखना है उतना आप लोग को, लेकिन हम आपको बताएंगे कि गामा क्या होता है। गामा होता है Cp/Cv। क्या होता है, Cp/Cv। अब ये Cp और Cv क्या है, Cp कहता है Cp के बारे में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक जब लगाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट। तो आपको क्या पता चल रहा था कि पर यूनिट वॉल्यूम के लिए था, वहाँ पे पर यूनिट मास के लिए था। तो पर यूनिट मास ये सब के लिए होता था तो क्या कहला जाता था, स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक का बात तो किया है, बट किसका बात किया है, स्पेसिफिक हीट का। तो ये कैसा होता है सो डिफाइन करते हैं हम स्पेसिफिक हीट को, ठीक है। किसी मटेरियल का यूनिट मास उठाएं, किसी मटेरियल का, जैसे आप चावल ही बना रहे हैं, घर में चावल बना रहे हैं, चावल बनाते हैं तो उसका पर यूनिट मास उठाएं, चावल का एक यूनिट मास उठाएं तो एक किसी मटेरियल के पर यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, किसी मटेरियल के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको जितना हीट का आवश्यकता पड़ता है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट। और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए स्पेसिफिक हीट निकाला जा रहा है, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए उस मटेरियल के पर यूनिट मास का टेम्परेचर 8 डिग्री से बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हीट की ज़रूरत है वही हीट कहलाता है आपका Cp, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए यूनिट मास को, चावल के यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री से बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट आप बाहर से लग रहा है वही है उसका क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि Cp। और ठीक उसी तरह Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके एक काम करेंगे तो कहलाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए आपका अब है ये तो आपका डिफिनेशन वगैरह हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब डेरिवेशन करते हैं, आगे लेकर के बढ़ते हैं इसके इक्वेशन को। अब तो कुछ करना है नहीं, इक्वेशन को डेरिवेशन करना है। तो इस इक्वेशन को उठा लिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। फिर पिछले बार हम किए थे उसी तरह एक करके प्रोडक्ट में है तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा दिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से धीरे धीरे कर करके एन और एक्स को मान करके आप क्या करिए कि जस के तस रख दीजिए फार्मूला पर, ठीक है। तो पहले वालों को रोक लिए, रो टू दी पावर गामा को, रो टू दी पावर माइनस गामा है, रो टू दी पावर माइनस गामा, रो टू दी पावर माइनस गामा को रोक लिए, ये वाला उठा करके चल रहे हैं।
रो टू दी पावर माइनस गामा को रोक लिए, तो दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बटा डी रो, प्लस का साइन, गुना में है तो प्लस का साइन। अब पहला वाला को रोक लेंगे, पी को रोक लेंगे, और एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन यहाँ से लग जाएगा, ये बन जाएगा। आर एच एस कॉन्स्टेंट है तो आपका 0 होगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये बनेगा। पिछले बार हम चूँकि बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। इसका एलसीएम से ये क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा आपका। फिर रो टू दी पावर गामा को कांस्टेंट ले लेंगे दोनों के टर्म में से, तो इसमें एक रो टू दी पावर माइनस गामा बचेगा, जिसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, रो टू दी पावर गामा, रो टू दी पावर माइनस गामा को कॉमन ले लेंगे, तो रो टू दी पावर माइनस 1 एक बचेगा, रो टू दी पावर माइनस 1 बचेगा, रो टू दी पावर माइनस गामा, और ये चूँकि प्लस में है तो गुना में करेंगे तो रो टू दी पावर माइनस 1 आ जाएगा। और यही रो टू दी पावर माइनस 1 को उलट दिए हैं तो क्या हो गया है, ये 1 बटा गामा, 1 बटा रो, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो इसको 0 करिएगा इधर भेज करके तो बचेगा ये, और इसको फिर बराबर करिएगा तो ये आएगा। हम पहुँच रहे हैं कहाँ पे, के आइडियाबेटिक के पास। फिर से क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द ऑफ गैसेस इन द केस ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस के केस में क्या आ गया है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रूफ हुआ क्या, गामा इंटू प्रेशर, गामा इंटू प्रेशर के बराबर। ये न्यूमेरिकल वगैरह भी आएंगे इस पे, गामा का वैल्यू आपको सीपीसी भी दे देगा, निकालना होगा, उसके बाद प्रेशर निकालना होगा, फिर आपको पता करना होगा कि इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, उसको उलट देना होगा तो आपको पता चलेगा कि इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस में इसका कंप्रेसिबिलिटी कितना है कि नहीं है, कैसा है, इनकम्प्रेसिबल तो बिहेव नहीं कर रहा। तो यही सब डेटा यूज करके आपको न्यूमेरिकल वगैरह बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका कंप्रेसिबिलिटी का पूरा केस कंप्लीट होता है। थैंक यू। आगे के वीडियो में अब हम रियोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें न्यूटनियन एंड नॉन न्यूटनियन यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बताएंगे और ग्राफ वगैरह देखने के लिए सिखाएंगे डिटेल में। उसके बाद हम आपको एक एक करके 10-12 न्यूमेरिकल है यूनिट 1 में बचा हुआ, एक एक करके न्यूमेरिकल्स पर वीडियो बनाएंगे और आपका फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सेकंड यूनिट का वीडियो जल्दी आएगा। चलिए, थैंक यू।